दोस्तों, डिवाइन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज रामनवमी है। भगवान राम का भी आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए, जिससे कि आगामी आने वाली भर्ती में आपको बढ़िया सफलता मिले और उस प्रतियोगिता में एक सीट आपकी फाइनल पक्की हो जाए। तो भगवान राम से हम यही कामना करेंगे कि आपको एक सीट पक्की, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा और अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छा रिजल्ट पाइए। ठीक है, तो चलते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 को सुबह संपूर्ण भारत पे एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। एक शिक्षा विभाग में एक नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। उस सिस्टम का नाम है भारत की नई शिक्षा नीति। दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या नई शिक्षा नीति है, किस प्रकार से इसका समायोजन किया गया, किस प्रकार से लागू होने जा रही है, कब इसका मसौदा तैयार किया गया, इन चीजों को हम बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे। बोर्ड पे हमको बताने से पहले हम उसको बारीकियों को एक एक समझेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारत की एक नई शिक्षा नीति। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अपने यहाँ अपने भारत में, चाहे वो वैदिक काल रहा हो, मध्यकाल रहा हो, या बौद्धकालीन शिक्षा रही हो, या मुगल लोग यानी मुगलों का जब शासन रहा हो, या दिल्ली सल्तनत रहा हो, यानी राजा रजवाड़े का जब शासन रहा हो, जो प्रकार से जिस प्रकार से जो लोग शासन करते थे, उस प्रकार से उन्होंने भारत में शिक्षा व्यवस्था को दिया। उस शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से, उस शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से प्रश्न उठता है। यानी जब मुगल रहे, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने तरीके से शिक्षा को दिया। फिर क्या हुआ? सिख धर्म, सिखों के 10 गुरु आए, उन्होंने गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा को बताया। सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से शिक्षा की व्यवस्थाएं दी। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में होती है, तो उन्होंने यहां पर पैर जमाया और पैर जमाने के बाद व्यापार की नीति अपनाई। लेकिन किस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उन्होंने बंगाल में गवर्नर नियुक्त किया, और बंगाल में गवर्नर नियुक्त होने के बाद उन्होंने कई व्यवस्थाएं शुरू की। वो चाहे शिक्षा की व्यवस्था रही हो या शासन व्यवस्था रही हो, बाजार के, यानी उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। लेकिन किस प्रकार से व्यापार की नीति अपनाई, और व्यापार की नीति के बाद उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पैर जमाना और यहाँ की व्यवस्थाएं शुरू कर दी। तो जब स्वतंत्र भारत हुआ, यानी अंग्रेज चले गए, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली सब धीरे धीरे सब चले गए, तो किस प्रकार से ये संपूर्ण भारत की शिक्षा अपने देश के लोग चलाना शुरू किए, देश की व्यवस्था। तो भारत के जो देश आजाद हुआ, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कैबिनेट का विस्तार हुआ, प्रधानमंत्री बनाए गए, और उन्हीं के कैबिनेट मंत्रालय में एक शिक्षा व्यवस्था रखी गई, शिक्षा मंत्रालय बनाया गया। ठीक, और मौलाना अबुल कलाम आजाद को पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया, शिक्षा मंत्री। उसके बाद क्या किया गया? उस शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ जोड़ दिया। यानी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दे दी गई। लेकिन किस प्रकार से अपने यहां सरकार बदली, फिर क्या किया? केंद्र सरकार ने इसरो आप जानते हो ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के सदस्यता प्राप्त सदस्य के कस्तूरी रंगन को बुलाया गया, और के कस्तूरी रंगन से कहा गया, यानी 2017 में के कस्तूरी रंगन को बुलाया गया, और कस्तूरी रंगन को एक समिति का गठन करना था, और गठन करने के बाद उनसे कहा गया कि नई शिक्षा नीति की एक आप रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने रूपरेखा तैयार की, और रूपरेखा तैयार करने के बाद
2019 में अपना मसौदा प्रस्तुत कर दिया भारत सरकार। अब जब मसौदा तैयार कर दिया और मसौदा तैयार करने के बाद आपके उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा संसद में पेश किया गया और केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई। यानी 2017 में इसरो के सदस्य डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 2019 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और 2020 में इस नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। लेकिन प्रश्न उठता है, उसको लागू नहीं किया गया था। उसको लागू किया जा रहा है अभी 1 अप्रैल 2023 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाएगा। फिर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया। ठीक, हम बता रहे हैं, फिर एक बार समझते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है कि 2017 में के कस्तूरी रंगन ने, ठीक ना समझ पाए, हम तो बोल भी रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। के कस्तूरी रंगन को बुलाया गया। उन्होंने उनसे कहा गया, आप नई शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार किए। क्या रूपरेखा तैयार कीजिए। उन्होंने रूपरेखा तैयार किया और 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी भारत सरकार को और केंद्र सरकार ने 2020 यानी 2017 में समिति का रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट दी 2019 में और केंद्र सरकार द्वारा 2020 में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली। लेकिन लागू होगा 1 अप्रैल 2023 को लागू होगा। समझे मेरी बात? और एक क्वेश्चन और है कि इसको, यानी जो 2020 वाला है, इसको पेश किसने किया था? मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय के रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसको पेश किया था। ठीक, पेश किया था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया। और वर्तमान समय में बच्चों जो शिक्षा मंत्री हैं वो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और इनके नई शिक्षा नीति के ये शिक्षा मंत्री हैं। आगे चलते हैं। फिर अभी हमने आपको बताया कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आएगी। अब बच्चों इस नई शिक्षा नीति का मॉडल क्या है? नई शिक्षा नीति का मॉडल, चलिए आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति का मॉडल क्या है, पढ़ते हैं। 5+3+3+4 ये वर्तमान समय जो 1 अप्रैल को बनेगी, 1 अप्रैल 2023 का मॉडल है। और जो हम अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं ये 1986 का मॉडल है। यानी ये मोदी सरकार का है, और ये राजीव गांधी जी का है, राजीव गांधी का। इसका मॉडल क्या था? 5+3+4+3 का मॉडल था। ये वाला है और ये आपका 23 वाला मॉडल है। हम दोनों को कंपेयर करके बताते हैं। ये जो मॉडल है आपका, इस मॉडल को कहते हैं, यानी बच्चे के 3 वर्ष अर्थात 1 2 3 इसको प्री प्राइमरी से जोड़ा जाएगा। ठीक, और जो इधर शेष बचेगा 4 और 5 उसको स्टैंडर्ड लेवल बोला जाए। क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड लेवल। ठीक, ये इतना आप समझ गए। ये वाला आपका है, ये वाले में आपका बचा है 6 7 8, इसे कहते हैं जूनियर लेवल। जूनियर अर्थात इंग्लिश में हम कहते हैं मिडिल लेवल। कौन सा? मिडिल लेवल। इसमें क्या होगा?
इसमें आपके 6, 7, 8, 6, 7, 8 अर्थात 6, 7, 8 का मतलब है कि बच्चा जब 6 में प्रवेश लेगा तो प्रवेश के साथ साथ उसको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। यानी वो व्यावसायिक शिक्षा भी लेना चाहेगा तो वो ले सकता है, उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। तो 6, 7, 8 तक आपका जूनियर, ये आपको क्या होगा, यानी 9, 10, 11, 9, 10, 11 और ये जो है आपका स्नातक लेवल होगा। क्या होगा, ये स्नातक लेवल होगा, समझ गए। और आप स्नातक के बाद पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी नई शिक्षा नीति है, इसमें शिक्षा पर जीडीपी यानी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आपका 6% खर्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है। कितने का, 6% जो है करने का लक्ष्य रखा गया बच्चों। और जो ये आपकी 1 से 5 तक की शिक्षा है उसको मातृभाषा में रखा जाएगा, काहे के मातृभाषा के रूप में रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमने आपको इसका मॉडल बता दिया और राजीव गांधी वाला जो मॉडल हमने बताया जो वर्तमान में चल रहा है, यानी 1 से 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5 तक बच्चा पढ़ेगा, फिर जूनियर लेवल पढ़ेगा, फिर 4 साल के 9, 10, 11, 12 पढ़ेगा और 3 साल का स्नातक होगा। आगे चलते हैं। छात्रों की प्रगति मूल्यांकन के लिए, यानी छात्रों की प्रगति कैसे होगी उसका मूल्यांकन के लिए एक परख नामक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाए। किस नाम से, परख नाम से। यानी छात्रों की प्रगति मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की मंजूरी मिलेगी या स्थापना करेंगे। बच्चों आगे देखते हैं। जो यूजीसी है, अंडर ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, AICTC ये और NCT, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं शिक्षा विभाग की, इनको सब हटा दिया जाएगा। किसको, यूजीसी को, AICTC को, NCTE को हटाकर एक सबको हटा दिया जाएगा और एक संस्थान बनेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। काहे का, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक निर्माण किया जाएगा, एक संस्था, ये इन सब की क्या है, देख रेख करेगी, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये शिक्षा नीति, लेकिन जब 2020 में हमने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई, उस मंजूरी में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले लागू कर दी, उस राज्य में लागू हो गई। यानी क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक। और आपकी जो शिक्षा नीति है, पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने, इंदिरा गांधी ने नई शिक्षा नीति यानी शिक्षा को सुधार के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। किसका, कोठारी आयोग का गठन किया। उसके बाद राजीव गांधी के समय 1986 में शिक्षा नीति आई दूसरी, और ये तीसरी यानी नई शिक्षा नीति के रूप में तीसरी आ गई, ठीक। और लेकिन जो राजीव गांधी की शिक्षा नीति 1986 थी, उसका संशोधन 1992 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेसी PV नरसिम्हा राव ने कुछ उसमें संशोधन भी कर दिया था। चलो भाई, अभी हमने आपको बताया था कि स्कूल के पहले 5 साल प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1, 2 फाउंडेशन स्टेज से बच्चे को गुजरना होगा। अच्छा भाई, आगे देखते हैं। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम बच्चों को तैयार होगा। यानी 1 से 5 तक, जब भी हमने मॉडल बनाया ना, 5 + 3 प्लस कितना बताया, 5 + 3 + 3 + 4, तो ये वाला जो मॉडल है, इसमें पाठ्यक्रम में एक अच्छा, यानी इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा कि बच्चे को किस प्रकार से, वो मापन हो या मूल्यांकन हो, शैक्षिक निर्देशन हो, बच्चों को किस प्रकार से, किस वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए, खेल खेल में शिक्षा कैसे होना चाहिए, हर बच्चे को प्रवेश LKG UKG, LKG यानी लोअर किंडरगार्टन, UKG अपर किंडरगार्टन, ठीक, कैसे दिया जाए, ठीक है, उसमें एक विशेष ध्यान रखा जाएगा। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन है, अभी आपने आपको बताया था कि बच्चे को 6 से ही प्रोफेशनल की डिग्री दी, प्रोफेशनल कोर्स, यानी बच्चा जब कक्षा 6 में प्रवेश करेगा तो उसके लिए क्या है,
संस्थानों में, यानी व्यावसायिक शिक्षा, यानी कक्षा 5 के बाद 6 में जब जाएगा तो व्यावसायिक शिक्षा भी देने की प्रावधान रखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से उसको 1 से 5 तक के, और एक विशेष चीज और, 1 से 5 तक का मातृभाषा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मातृभाषा का विशेष ध्यान रखा, जिस भाषा में, यानी उस क्षेत्रीय भाषा को किस प्रकार बच्चा पढ़ेगा उसका। अब आगे चलते हैं। स्कूल के बच्चों को परफॉर्मेंस में भी बदलाव कर दिया गया है। परफॉर्म यानी बच्चे की जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, रिजल्ट जानते हो ना, रिजल्ट कार्ड जो बनता है कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। ठीक, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे ये देखते हैं। मूल्यांकन कैसे करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, यानी रिपोर्ट कार्ड में भी उसके बदलाव कैसे करेंगे। 3 रूपों में करेंगे, 1, 2, चलिए ठीक से बनाते हैं, 2 और 3, यानी 1, 2, 3 रूपों में कार्ड बनेगा। कैसे बनेगा, यानी जैसे 12 महीने होते हैं, मान लेते हैं 12 महीने, एक उदाहरण। तो जो उसकी पहली परीक्षा होगी तो उसमें क्या करेगा, छात्र स्वयं तय करेगा अपनी पढ़ाई को, यानी अपने परफॉर्मेंस को स्वयं वो तय करेगा, अपना रिजल्ट वो स्वयं तय करेगा, वो स्वयं अपने को परखेगा। किसमें, फर्स्ट स्टेप में स्वयं। ठीक, जब दूसरा आएगा, यानी दूसरा परफॉर्मेंस, यानी दूसरा मतलब उसका मूल्यांकन जब सेकंड पोजीशन पे, यानी 4 महीने बीतने के बाद फिर उसका मूल्यांकन कौन करेगा, उसका सहपाठी करेगा। कौन, सहपाठी दोस्त करेगा। जब तीसरा मूल्यांकन होगा उसको शिक्षक करेगा। कौन करेगा, शिक्षक करेगा। समझे मेरी बात। यानी नई शिक्षा नीति, और नई शिक्षा नीति इनके लिए लागू है जो पहली कक्षा यानी प्रवेश करने जा रहा है, उसके लिए नई शिक्षा नीति लागू है। जो 5 से पास होकर 6 में जाएगा उसके लिए जो नई शिक्षा नीति लागू, और जो 8 से पास होकर 9 में जाएगा उसके लिए लागू होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, यानी जो 10 से 11 में जाएंगे या 9 से 10 में जाएंगे उनके लिए ये कोई कंडीशन लागू नहीं होती। जो 8 से 9 में प्रवेश लेंगे, जो बच्चे 5 से 6 में प्रवेश लेंगे, जो पहली कक्षा यानी अब सीधे अपने जीवन काल के बाल्यकाल यानी अपने घर से, परिवार से हटकर एडमिशन लेना जा रहा, उसके लिए कंडीशन लागू होगी। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई कंडीशन ये लागू नहीं होगी। इसलिए का नाम रखा गया नई शिक्षा नीति। आगे चलते हैं। हमने आपको बताया है कि मूल्यांकन यानी उसको जो रिपोर्ट कार्ड उसमें भी बदलाव होगा। पहले में स्वयं वो चेक करेगा अपने को, दूसरे में सहपाठी, और तीसरे में शिक्षक तय करेगा। आगे चलते हैं। देखो अभी तक आप क्या हुआ, ग्रेजुएशन में 3-4 साल में डिग्री मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, यह क्या चीज है। ग्रेजुएशन स्नातक में 3 से 4 साल की डिग्री जो होगी वो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू होगी। जो हिंदी में हम आपको समझा, इसको हम एक एक करके समझा रहे हैं। यानी ग्रेजुएशन 3-4 साल की डिग्री मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू होगी। हम इसको एक एक समझा रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसे कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति बीए में एडमिशन ले लिया या बीएससी में एडमिशन लिया, 3 साल का होता था। अब तो सेमेस्टर शुरू हो गया है, सेमेस्टर नहीं चालू होता था, ये सेमेस्टर चालू ही है, उसको भी बता रहे हैं। बच्चे ने बीए में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में पेपर दिया, पास हो गया, उसके बाद सेकंड ईयर में एडमिशन लेना होता है। यदि किसी कारण से बच्चा सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं लेता, बाहर कमाने चला जाता है, कहता छोड़ो हमारे परिवार की हमारी जिम्मेदारी हो गई, अब हम नहीं करेंगे, बीए फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया। कुछ समय यानी कुछ यूनिवर्सिटियां ये तय करती हैं कि अगर बीए फर्स्ट ईयर आपने किया है, सेकेंड ईयर एडमिशन नहीं लिया है, या फिर एडमिशन लेना चाहते हो सेकेंड ईयर में, तब क्या होगा। यानी अगर जैसे कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, वो ये तय किए थे कि अगर बच्चा बीए में एडमिशन फर्स्ट ईयर में लेता है, पास हो जाता, सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं लेता, यदि 7 साल के अंदर अंदर वो एडमिशन लेता है तो वो सेकेंड ईयर में तो एडमिशन ले सकता है, यानी और अन्यथा 7 साल बाद लेता है तो बीए फर्स्ट ईयर भी उसका समाप्त हो जाएगा,
उसको फिर से बीए फर्स्ट ईयर का प्रवेश लेना होगा। लेकिन हम आपको नई शिक्षा नीति में आपको मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम बताने जा रहे हैं। उसमें क्या है, हमने बताया कि बीए फर्स्ट ईयर में कोई एडमिशन लेता था और फिर क्या है, फिर वो नहीं पढ़ता था, छोड़ देता था, तो उसकी डिग्री मानी नहीं जाती थी, उसका स्नातक माना नहीं जाता। लेकिन जो ये नई शिक्षा नीति है उसमें यह व्यवस्था लागू नहीं है। कैसे लागू है? यदि कोई भी व्यक्ति, हम मान के चलते हैं, अभी आपको बताया स्नातक 4 वर्ष, 4 साल का स्नातक, यदि बच्चा एडमिशन लिया और एडमिशन लेने पे 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया, 1 साल जब बीतने पर उसने पढ़ाई छोड़ दी, अब पढ़ाई उसने छोड़ दी, अब आगे नहीं पढ़ेगा, तो इस शिक्षा नीति में क्या कहा कि यदि बच्चा 1 साल में पढ़कर छोड़ देता है तब भी उसको क्या है, तब भी उसको डिग्री नहीं, तब भी उसको क्या मिलेगा, उसके लिए उस बच्चे को एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने स्नातक में एडमिशन लिया है, तो 1 साल की उसकी क्या है, एक जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि बच्चा 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है, यानी 2 साल पढ़ चुका है ना, ये देखते हैं, यहां लिख देते हैं 1 2 3 4, इसमें करेगा तो क्या मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि दूसरे साल भी कर लेता, नहीं इसको भी कर लेता, उसके बाद ये भी कर लेता, तो उस बच्चे को क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, स्नातक में डिप्लोमा, उसको डिप्लोमा मिलेगा। यदि बच्चा 3 और 4 साल सब पूरा कर लेता है तब उसको डिग्री मिलेगी। समझे हमारी बात, फिर से समझा दे रहे हैं। यानी जो ग्रेजुएशन 3 से 4 साल का डिग्री मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है, उसमें जो बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, बहुत अच्छी बढ़िया व्यवस्था कर दी गई इसमें, बच्चों की जो व्यवस्था इसमें कर दी गई है, यानी पहले भी फर्स्ट ईयर करने के बाद छोड़ देता था तो उसकी डिग्री नहीं मानी जाती, उसका पैसा भी बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब इसमें क्या है कि 1 साल में अगर बच्चा एडमिशन लेता है स्नातक में तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, या स्नातक या बीएससी में लिया है, या बीकॉम में लिया है, तो उसको सर्टिफिकेट। 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है उसे डिप्लोमा, और पूरा जब तैयार करके पूरा 4 साल वाला कोर्स तैयार करके निकलता है तो उस बच्चे को मिल जाता है डिग्री, मिल जाती, क्या मिल जाती है, डिग्री मिल। चलिए अब इस नई शिक्षा नीति में क्या है, जो नई शिक्षा नीति है उसमें एमफिल को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। एक डिग्री दी जाती थी एमफिल की, वो समाप्त कर दी गई है नई शिक्षा नीति में। अच्छा भाई, अब छात्र जो होंगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी कर पाएंगे, यानी ग्रेजुएशन के बाद भी करना चाहो पीएचडी आपकी हो जाएगी। अब क्या है कि जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हों या निजी क्षेत्र की यूनिवर्सिटियां हैं, ये मनमानी फीस वसूल करती हैं, तो उसके रोकथाम के लिए नई शिक्षा नीति में भी प्रावधान है। मनमानी फीस वसूल करने के लिए विद्यालय को वर्ष में एक आय व्यय का ब्यौरा देना पड़ेगा, और उस नई शिक्षा नीति में यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि चाहे वो 1 से 5 तक का विद्यालय हो, 6 से 8 तक का विद्यालय हो, या आपके इंटर लेवल का विद्यालय हो, उसमें जो भी शिक्षक होगा वो मानक के अनुसार ही होगा। यदि नहीं है कि आप 6 से 8 में पढ़ाने जा रहे हो तो आप इंटर पास हो और छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हो, ये नहीं होगा। आपके पास जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित एजुकेशन, आपके पास आप डिग्री होल्डर होने चाहिए। यानी कि आप यदि 6 से 8 तक पढ़ाने चाह रहे हो या 1 से 5 तक, तो आपके पास बीटीसी, बीएड, टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप मानक के अनुसार शिक्षक माने जाओगे। इंटर लेवल पर यदि आप हाई स्कूल तक हो तो आपके स्नातक प्लस आपका बीएड यानी टीजीटी लेवल पर आपका होना चाहिए।
इंटर लेवल पर आपका पीजीटी होना अनिवार्य है। और आप जो उच्च शिक्षा के लिए आप जानते हो नेट, पीएचडी, जीआरएफ ये आपका होना चाहिए। चलते हैं आगे। नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर, जानते ही हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, यानी नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के जरिए एक ऐप बनेगा। ऐप के द्वारा बच्चे लर्निंग कर सकेंगे, यानी पढ़ सकेंगे। किसके द्वारा? एक नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उस पर ऐप लोड होगा। उस ऐप के माध्यम, जैसे आप लोग हम बना रहे हैं यूट्यूब चैनल, तो इसी के माध्यम से सरकार का एक ऐप होगा, सरकार का ऐप होगा, है ना, सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का एक ऐप होगा। उसके माध्यम से जो आपकी पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही वो होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। बच्चों आगे जब चलते हैं तो शोध कार्य, जैसे कोई चीज शोध करना चाहो, कि जैसे पीएचडी लेवल पर होता, शोध संस्थान होते हैं, शोध चाहे कृषि अनुसंधान के लिए हर जिले में 2030 तक हर शोध के लिए, विषय शोध के लिए, चाहे एग्रीकल्चर पे हो या कोई विषय विशेषज्ञ, उसके लिए संस्थान 2030 तक भारत सरकार द्वारा संस्थान बना लिए जाएंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर जिले में कला करियर, खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक हर जिले में बाल भवन बनेगा। ठीक, हर जिले में बनेगा, यानी भारत में जितने भी, जैसे उत्तर प्रदेश 75 जिलों, तो 75 जिलों में बनेगा। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं हर जिले में कला करियर खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक बाल भवन बनेगा। आगे चलते हैं। एक नई चीज और लागू कर दी गई, त्रिभाषा फार्मूला। ये त्रिभाषा फार्मूला क्या है? छात्रों को स्कूल के सभी स्तर, वो चाहे प्राइमरी लेवल हो, उच्च शिक्षा हो, संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अधिकार होगा। अर्थात बच्चे पर विषय का बोझ नहीं होगा। जैसे बच्चे कक्षा 11 से विषय चुनने के लिए आजादी थी, अब कक्षा 9 से ही बच्चे अपने विषय को चुनने की उनको संपूर्ण आजादी होगी। समझे मेरी बात? यानी त्रिभाषा फार्मूला क्या है? छात्रों को स्कूल के सभी स्तर, वो छोटे स्तर हो, उच्च शिक्षा लेवल हो, संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अधिकार। अर्थात बच्चों के ऊपर मनमानी विषय को थोपा नहीं। ले लेता है बच्चा, पढ़ नहीं पाता, बाद में परसेंटेज कम हो जाता है। ठीक, यानी स्नातक स्तर पे विषय चुनने की भी आजादी उनको मिल गई। आगे चलते हैं। हमने बताया कि विषय चुनने की आजादी। और लास्ट क्वेश्चन मेरा आता है कि भारत में विदेशों की भी, यानी हमारे जो विदेश, यानी हमारे कंट्री, जो विदेशी कंट्री हैं, वो चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, अब इन लोगों को भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के अनुसार ऑफर किया है कि वो भारत में आओ और भारत में अपने विश्वविद्यालय के कैंपस बनाओ और भारत में बढ़िया अच्छे से विदेशी शिक्षा नीति, यानी विदेशी शिक्षा नीति नहीं बल्कि एक शिक्षा व्यवस्थाओं को बढ़िया अग्रसर बनाओ। अभी हाल ही में गुजरात में ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों ने अपनी आधारशिला रखी। तो फिर एक बार हम रिपीट करते हैं, नई शिक्षा नीति जो आई है, वो नई शिक्षा नीति का पूरा ब्यौरा मैंने बता दिया है। और इस नई शिक्षा नीति 1 अप्रैल 2023 में लागू कर दी जाएगी। और इसको अच्छे से अच्छे अध्ययन करिए, अच्छे से अच्छे आप पढ़िए, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति जो लागू होने जाए, इससे 1 से 2 सवाल एकदम पक्के हैं उनके लिए। जैसे आगामी आने वाली परीक्षा यूपीपी है, यूपी टेट है। यूपी टेट के लिए तो रामबाण है, क्योंकि एजुकेशनल से जुड़ा हुआ है। यूपी टेट है, सुपर टेट है। इन सब परीक्षाओं में नई शिक्षा नीति के क्वेश्चन पक्का आएंगे। जैसे सर्व शिक्षा अभियान 2002 में लागू हुई, 2002 लागू हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उसको 2 लोगों ने मालूम किया। ठीक है, जब नई आगे पढ़ाएंगे तो विस्तार से आपको बताएंगे। तो इस नई शिक्षा नीति को आप अच्छे से अच्छे पढ़ते रहिए और अच्छे से अच्छे अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। इसी के साथ हम नए वीडियो के साथ अगले मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अच्छे से अच्छे आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।